पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, सबसे पहले जय हिंद की सेना, भारत की सेना को हमारा, आपका और लाइव सिटीज के करोड़ों दर्शकों की ओर से सैल्यूट। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से ही उद्घोष किया था कि बदला लेंगे और जो बची खुची जमीन है वह भी समाप्त कर देंगे। तो भारत की सेना ने अपनी वीरता फिर से दिखाई है। और आज जब हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके कुछ ही देर पहले, ठीक आधे घंटे पहले, पूरे देश में सायरन बजा है, ब्लैकआउट हुआ है और यह संदेशा दिया गया है कि यदि पाकिस्तान ने कोई नापाक हरकत की तो पूरा देश एक साथ है। अजीत डोभाल ने आज यह बताया है। देखिए, उन्होंने दुनिया भर के जो दूसरे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उनसे कहा है कि भारत ने अपना बदला पूरा किया है, भारत आगे बढ़ना नहीं चाहता है, और लेकिन यदि पाकिस्तान बढ़ेगा तो तैयार बैठे हैं हम। और पाकिस्तान भारत की ताकत के आगे कहां टिकने वाला है। और हम फिर से अपने दर्शकों को कहते हैं, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई स्टोरेज करने की जरूरत नहीं है। सुबह से कई लोग फोन करके पूछ रहे हैं, बैंकों में जो पैसा जमा रखे हैं निकाल ले क्या। हमने कहा, भारत की ताकत पर भरोसा रखिए, भारत इतना मजबूत है कि पाकिस्तान को कई बार हरा सकता है। तो भारत की सेना को, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व शक्ति को, पहलगाम का बदला पूरा हुआ, ऑपरेशन सिंदूर। और भारत ने युद्ध नहीं छेड़ा है, भारत ने पाकिस्तान में जमे आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है और उन्हें मारा है जो वहां की सेना के संरक्षण में भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते थे। और इस बार कोई प्रमाण भी नहीं मांग रहा, क्योंकि प्रमाण स्वयं पाकिस्तान से आ रहा है कि वहां किस तरीके से भारतीय सेना ने हमला बोला और वहां किस तरीके से जान माल की क्षति हुई है, आतंकी मारे गए हैं, आतंकियों के जो ठिकाने हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर्स है, वह ध्वस्त हुए हैं। तो भारतीय सेना को फिर से सलाम। लेकिन इसके साथ ही बात तो बिहार की करनी है ना। तो बात जब बिहार की करेंगे तो बिहार विधानसभा का चुनाव सामने है और अब देखिए, बिहार का चुनाव बदलेगा। पिछले 2 दिनों से हम कह ही रहे हैं कि नीतीश कुमार तैयारी कर रहे हैं। पहले जेडीयू के नेताओं मंत्रियों के साथ बैठक की, फिर बीजेपी के नेताओं मंत्रियों के साथ बैठक की और अब एनडीए के साथ बैठक हो रही है। लेकिन अब बिहार के चुनाव में जो राष्ट्रवाद है और जिस तरीके से आज सुबह से हम लोग देख रहे हैं, जो मोदी के धुर विरोधी भी रहे हैं, वह मोदी की वीरता पर बिल्कुल बिल्कुल वो है कि नहीं। देखिए, मोदी जो है, जो मोदी कहते हैं, उन्होंने करके दिखाया है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। तो राष्ट्रवाद बढ़ेगा। बाकी जो मुद्दे हैं, अब देखना यह है कि पाकिस्तान आगे क्या करता है, भारत क्या जवाब देता है। लेकिन मुसलमान भी, जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, जो भारत में प्रेम करते हैं, वह भी भारत की सेना को सलाम कर रहे हैं और भारत की सेना की वीरता को नमन कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ो। लेकिन चुनाव में क्या, अब दूसरे मुद्दे गौन हो जाएंगे और भारत की सेना की वीरता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साहस, यह दोनों सबसे आगे दिखेगा। इस पर चर्चा करने की जरूरत है। लेकिन इसके साथ ही हम यह भी जोड़ना चाहते हैं कि यह आखिर कितने दिनों तक चलेगा, यह भी महत्वपूर्ण होगा। और हमने 1999 का कारगिल वार भी देखा है और इसके बाद 2004 के चुनाव के परिणामों को भी देखा है। तो उन दोनों परिप्रेक्ष्य में आज चर्चा आवश्यक है। अजीत जी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, एक दो तीन बातें। पहले तो जो भारत की कार्रवाई हुई है, जो पहलगाम का में नरसंहार हुआ था आतंकवादियों के द्वारा, उसके संदर्भ में कुछ बातें, जिसको रिटेलिएट किया भारत ने, जिसका बदला लिया है। बिल्कुल और ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही शुरू किया। और हम लोगों ने जब जब प्रधानमंत्री की सभा की चर्चा की थी मधुबनी में, उस दिन ये बात कही थी कि अब ये लगातार जब भी भारत कार्रवाई करेगा तो ये संदर्भ दिया जाएगा कि प्रधानमंत्री ने बिहार की जमीन से ही कहा था कि हम आतंकवादियों को समाप्त करेंगे और हम उनको ऐसी सजा देंगे जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। ये बात उन्होंने बिहार में कही है
और इसके बाद आज की जो कार्रवाई हुई है, मतलब 6 और 7 मई की रात को, आधी रात के बाद जो कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई में भी हर जगह ये संदर्भ दिया जाएगा, खासतौर से बिहार के चुनावों में, कि प्रधानमंत्री ने बिहार से ही वादा किया था, बिहार में वही ही भाषण संकल्प दोहराया किया जा रहा था। है, वही भाषण रिप्ले हो रहा है। हाँ, और और वो फिर प्रधानमंत्री ने बिहार का चयन किया था। 24 अप्रैल को बिल्कुल उन्हें कानपुर भी जाना था, कानपुर उन्होंने रद्द किया था और बिहार आए थे, और बिहार में पहली बार हिंदी भी बोले, अंग्रेजी भी बोले, ताकि दुनिया भर समझे कि नरेंद्र मोदी चाहते क्या है और नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति क्या है। हाँ, तो वही प्रधानमंत्री ने उसके बाद और भी जगह उन्होंने ये जी, बात कही। उन्होंने अपने मन की बात में भी ये कहा, जो रेडियो पर प्रसारित होता है, लेकिन सबसे जी, पहले बिहार में बोले। बिल्कुल, जो 22 अप्रैल की घटना के बाद, जो पहलगाम की घटना के बाद 24 अप्रैल को वो बिहार गए और वहां से उन्होंने इसका संकल्प जताया था, और वो संकल्प अक्षरशः उन्होंने पूरा किया है, बिल्कुल, या भारतीय सेना ने पूरा किया है। जी, उन्होंने तो पहले ही कह दिया, जब एक बैठक हुई सेना के तीनों प्रमुखों के साथ, और उसके बाद ये खबर आई सूत्रों के हवाले से कि सरकार ने कहा है कि सेना तय करे कि क्या जी, ठिकाना होगा जहां हमला करना है, कब हमला हुँ, करना है, कैसे हमला करना है, ये सेना तय करे। तो ये बिल्कुल, सेना का शौर्य है, सेना की वीरता है, सेना का साहस है, और सेना की तैयारी है, जो इसके लिए, इसी के लिए प्रशिक्षित है कि हमला करना है और जीतना है। तो हुँ, सेना ने वो कार्रवाई की है। संदर्भ लेकिन बिहार का हमेशा आएगा, और बिल्कुल, इसलिए आएगा क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि ऐसी सजा देंगे जिसकी कल्पना नहीं की होगी। और आज देखिए जो तस्वीरें आई हैं, जो विजुअल्स आ रहे हैं, और जिस तरह से हम लोगों ने देखा याकूब मुगल जो मारा गया जी, उसमें जैश ए मोहम्मद के ठिकाने पर, जहां जो मसूद अजहर का, मौलाना मसूद अजहर का जो मदरसा है, उस मदरसे में भावलपुर में, उसके बाद बिल्कुल, क्या तस्वीरें आई। मसूद अजहर ने ने सोशल मीडिया में उसके हवाले से पोस्ट किया गया कि उसके परिवार के 10 लोग मारे गए हैं, उसका बिल्कुल, बड़ा भाई बिल्कुल, मारा गया है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल, जिन लोगों ने भारत को वो तकलीफ दी थी, भारत के सीने पर वो घाव लगाया था, उन सबको सजा दी है, और ऐसी सजा दी बिल्कुल। है, सचमुच याद रखेंगे वो सारे लोग इस बात की। और अगर नहीं भूले तो इस बात की भी शाबाशी दी जानी चाहिए भारत सरकार को और भारतीय सेना को कि पाकिस्तान के भीतर कहाँ क्या चल रहा था, बिल्कुल सटीक जानकारी, इधर उधर नहीं। भारतीय सेना ने किसी भी नागरिक को हताहत नहीं किया, सिर्फ आतंकियों के निशाने पर धावा बोला है। तो एक एक बात की जानकारी है, पाकिस्तान समझ ले कि वहां जो कुछ हो रहा है उस पूरी खबर भारतीय सेना को है और भारत की सरकार को है, वह बच नहीं सकता है। हाँ, तो ये टारगेटेड अटैक था, और यही बात अजीत डोभाल ने, जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के जो अपने समकक्ष लोग हैं उनको यही बात बताई है। और यही जी, बात जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें हमारे विदेश सचिव आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, विक्रम मिस्री, और वो भी एक मैसेज बना, जो ऑप्टिक्स बना, ज्ञानेश्वर जी, क्या बिल्कुल, अद्भुत बिल्कुल। मैसेज दिया भारत सरकार ने कि 2 महिलाएं, पहले 2 ऑप्टिक्स उनकी चर्चा करें, पहले 2 मैसेज की चर्चा करें। जो एक मैसेज की ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, जी, जो सिंदूर पोछा था उन आतंकवादियों ने, जिन जिन भारत की बेटियों का, कि हुँ, वो 9 विवाहित लड़कियां थी, 9 विवाहित युवतियां थी, जिनके सामने उनके पतियों की हत्या की गई, और ये कहा गया कि तुम जाकर के बता देना मोदी को, तुम जाकर के मैसेज देना। तो जी, भारत ने भी आज एक मैसेज दिया है उन तमाम लोगों को, उस ऑपरेशन सिंदूर नाम दे करके, कि तुमने सिंदूर पोछा, ये उसका बदला है। और यही बात बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दूसरा मैसेज था, दूसरा ऑप्टिक्स था, वो ये था कि हमारे यहाँ विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी प्रेस बिल्कुल, कॉन्फ्रेंस करने आए विक्रम मिस्री के साथ, विदेश सचिव के साथ। दोनों भारत की 2 बेटियां बैठी दोनों तरफ, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम में जो भारत के लोग मारे गए हैं, भारत के नागरिक मारे गए हैं, भारत के बेटे मारे गए हैं, उनका बदला पूरा हुआ। ये रिटर्न बिल्कुल। स्टेटमेंट था दोनों महिलाओं के। हुँ, तो एक तो ऑप्टिक्स, 2 जो ऑपरेशन सिंदूर से एक मैसेज, दूसरा मैसेज ऑप्टिक्स 2 महिलाओं को साथ बिठा करके, तीसरा मैसेज एक मुस्लिम महिला को, कर्नल को, बिल्कुल, जो बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर है। और हमने, ज्ञानेश्वर जी, कितने लोगों के जो सेना के बड़े वेटरन्स हैं या बड़े अधिकारी हैं, हमने उनकी आज पोस्ट देखे, जिन्होंने खुले दिल से तारीफ की है कर्नल सोफिया कुरैशी की, कि इतना डेकोरेटेड, इतना बढ़िया करियर रहा है, और उनके जी, पति भी सेना में है, ये कम लोग जानते हैं, और उनके पति बड़े अधिकारी हैं और कॉम्बैट लाइन में है, इस समय सेना अच्छा, की अग्रिम पंक्ति में है, जहां लड़ाई होती है वहां कर्नल सोफिया कुरैशी के पति हैं। तो जी, भारत ने ये मैसेज दिया, ये ऑप्टिक्स बनाया, दुनिया को ये मैसेज दिया, पाकिस्तान को खास तौर से, कि तुमसे ज्यादा मुसलमान हमारे मुल्क में रहते हैं, और उनकी वतन परस्ती पर पूरे मुल्क को नाज है, पूरा देश गर्व करता है उनकी वतन परस्ती पर। इसकी बिल्कुल, इसकी मिसाल थी, खड़ी थी आज वहां कर्नल सोफिया कुरैशी। जी, तो जी, ये हम लोगों ने मैसेज दिया, ये हम लोगों ने ऑप्टिक्स बनाया। और जो आपने कहा कि वो हम लोग को सब पता है, भारत की सेना को सारी चीजें पता है कि कहाँ क्या हो रहा है, वो हुँ, एक दिन की बात नहीं है। हमारे यहाँ बरसों से
दशकों से वो जो हमारे खुफिया एजेंसी के जांबाज लोग हैं, जिन लोगों ने अपनी जान पर खेल करके जो पाकिस्तान जिन्हों वहां जाते हैं, जहां से सूचनाएं जुटाई जाती हैं, सूचना जुटाते हैं, ये सब उनके उनके कर्तव्य हैं जो उन्होंने निभाए हैं, जिनकी वजह और से अजीत डोभाल तो स्वयं रहे हैं पाकिस्तान में, अजीत डोभाल तो स्वयं रहे हैं पाकिस्तान में, रहे हुए हैं, वो पाकिस्तान में रहे हैं। और ये कहा जाता है उनके बारे में, कुछ एग्जेजरेट भी किया जाता होगा, लेकिन ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की गलियों को, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची की गलियों को जैसा अजीत डोभाल जानते हैं, वैसा शायद ही कोई पाकिस्तानी जानता होगा, जिस तरह से वो बिल्कुल जानते हैं। बिल्कुल। अपनी और तरह की तरह पहचानते हैं वो पाकिस्तान। यह भी तो ऑप्टिक्स है ना कि देखिए, आतंकियों ने कहा था जब नवविवाहितों की हत्या हो रही थी, महिलाओं की हत्या हो रही थी, सिंदूर पोछा जा रहा था, कि जाकर अपने मोदी को बता देना, तो मोदी ने बता दिया पाकिस्तान में घुसकर मारते हैं, बिल्कुल घुसकर मारते हैं, हम तुम्हारी तरह छुपकर नहीं मारते, चढ़कर मारते हैं। ठीक बात है। तो ये बताया, तो हम लोग जो अभी जिस आपने कहा, जो हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे कि एकदम मेजर्ड अटैक था। आप वर्ड्स देखिए जो विक्रम मिस्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्ड्स कहा कि इट वाज अ मेजर्ड अटैक। मेजर्ड था, वो नॉन एक्सक्लेन ये करने वाला था, जो नॉन एक्सक्लेरेटरी था। नॉन एक्सक्लेरेटरी मतलब एक्सक्लेट नहीं कराना चाह रहे हैं हम, उस बात को भड़काना नहीं चाह रहे हैं। मेजर्ड था, भड़काने वाला नहीं था, और एकदम टारगेटेड था। तो उन्होंने जो शब्द चुने, मेजर्ड, टारगेटेड, नॉन एक्सक्लेरेटरी, ये सब बहुत ही सोच समझ के शब्द चुने गए थे। भारत का जो ये जो सैनिक अभियान था, ये एकदम टारगेटेड था, एकदम मेजर्ड था। तय था कि किस मदरसे पर, किस डिग्री, किस अक्षांश, किस कोण पर हमारा बम गिरना है, हमारा मिसाइल कहां जाकर के हिट करना है। एक तो ये बात थी कि मेजर्ड था एकदम, और एकदम टारगेटेड था। दूसरी बात यह है कि ये बहुत दिनों के बाद हमने देखा, या अभी तो हाल के दिनों में कहीं नहीं सुनने को मिला था, कि मेनलैंड पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की भूमि है, पहले तो क्या होता, हम लोग यही मानते थे कि पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों के शिविर है, तो पाक अधिकृत कश्मीर में हम लोग अटैक कर रहे थे। हम लोगों ने इसके पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, या जो एयर स्ट्राइक हुआ था, वो पाक अधिकृत कश्मीर में हुआ था। इस बार मेनलैंड पाकिस्तान में अटैक किया है भारत ने, पंजाब में अटैक किया है। पंजाब में अटैक करना बहुत बड़ी बात है ज्ञानेश्वर जी। वहां का पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पंजाब से आता है, और पंजाब सबसे बड़ी फैक्ट्री है आतंकवादियों की। ये लोग कम जानते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर से ज्यादा बड़ी आतंकवादियों की फैक्ट्री है। ये बहावलपुर, जो मौलाना मसूद अजहर का जो मदरसा है, वो पंजाब की में है, बहावलपुर मेनलैंड पंजाब में है, उसके सियालकोट मेनलैंड पंजाब में है, मुरीद के मेनलैंड पंजाब में है। ये जो पंजाब का इलाका है, वहां भारत ने टारगेट किया आतंकवादियों के शिविर को। तीसरी बात की, उसने 3 बड़े आतंकवादी संगठनों को चुना, भारतीय सेना ने, मतलब टारगेट अटैक करने के लिए। एक तो मसूद अजहर का जो संगठन है जैश ए मोहम्मद, दूसरा हफीज सईद का जो संगठन है लश्कर तैयबा, और तीसरा हिजबुल मुजाहिदीन। इन तीनों को टारगेट किया। जैश ए मोहम्मद के 4 टारगेट, लश्कर तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2। इस तरह से टोटल 9 टारगेट चुने गए थे। उनके बारे में उनको सारी जानकारी जुटाई गई थी, और वहां अटैक किया गया। वो सारे मदरसे तबाह हो गए, सारे मदरसे तबाह हो गए। और ये भारत की सेना ने तो जो कहा, सो तो हम लोग आंख मूंद करके यकीन करेंगे, क्योंकि भारत सरकार ने, भारत की सेना ने जो आज ब्रीफ किया। लेकिन खुद पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान में काम करने वाले पत्रकारों ने, आतंकवादी संगठनों के लोगों ने खुद ही बताया कि सारे मदरसे तबाह हो गए। बिल्कुल कहा, पाकिस्तान की अपने जो उसके सूचना मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि कुछ मस्जिदें शहीद हुई हैं, मस्जिदें शहीद हुई हैं, लेकिन लोग नहीं मारे गए हैं। एक मस्जिद में एक आदमी, एक मस्जिद में, अरे किस मदरसे में एक आदमी और 2 आदमी रहता है? मदरसा जब तबाह हुआ है तो 1 आदमी, 2 आदमी और 5 आदमी, जब एक ही जगह, एक ही ठिकाने पर 10 लोग मारे गए, जिसकी पुष्टि मसूद अजहर के लोग कर रहे हैं, इसका वहां बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए, बड़ी संख्या में, और बहुत ही कामयाब ऑपरेशन हुआ है। और सोचे ज्ञानेश्वर जी, सिर्फ 7 मिनट का ऑपरेशन था, सिर्फ 7 मिनट अटैक हुआ। पूरे ऑपरेशन में 25 मिनट का समय लगा, लेकिन टारगेट जो था, हमला जो था 9 ठिकानों पर, वो सिर्फ 7 मिनट का था। 7 मिनट में 9 बड़े टारगेट्स को नेस्तनाबूद कर दिया भारतीय सेना ने। कोई वहां नहीं छोड़ा, जो भी वहां आतंकवादी था, सब मारे गए। तो ये भारत की सेना की क्षमता है, ये कैपेसिटी है भारत की सेना की। पाकिस्तान क्या सोचेगा, क्या मतलब इसका मुकाबला करने की वो क्या सोच सकता है? तो एक तो ये हो गया जो अभी कार्रवाई हुई। अब ये इस कार्रवाई के आगे थोड़ी सी बातचीत इस पर हम इसलिए चाहते हैं कि हम लोग इसके पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक किए, एयर स्ट्राइक किए, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद हुआ 2016 में हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, और 3 ही साल के बाद 2019 में पुलवामा कांड हुआ। तो इससे पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला है। ये नहीं है कि ये तो हम लोग का जो, हम लोग के यहाँ मिथकीय कैरेक्टर है, जिसको हमारी दुर्गा माँ ने रक्त बीज को मारा, तो ये रक्त बीज की तरह है
या आप एक मदरसा नष्ट करिएगा, 2 और बन जाएंगे, आप 2 आतंकवादी मारिएगा, 4 और खड़े हो जाएंगे। तो वो उस तरह से संहार करना होगा जैसे रक्त बीज का किया गया था। ये एक शुरुआत है। आतंकवाद को खत्म करना हम लोगों का है, पाकिस्तान से युद्ध नहीं करना है, हम लोग को आतंकवाद को खत्म करना है, जिससे हम लगातार परेशान हैं। और ये पाकिस्तान ने एक राष्ट्रीय नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है इस आतंकवाद की नीति को। 2 बार की लड़ाई, ज्ञानेश्वर जी, 65 और 71 की लड़ाई में पाकिस्तान इस पूरी तरह से हारा। उसके बाद उसको समझ में आ गया कि हम भारत से सीधा युद्ध लड़के नहीं जीत सकते हैं, प्रत्यक्ष युद्ध नहीं कर सकते हैं। तो उसने छद्म युद्ध शुरू कर दिया, शैडो वार शुरू कर दिया। करगिल की लड़ाई भी बहुत सीमित लड़ाई थी, वो जैसे खिलाफ नहीं। देखिए, ओसामा बिन लादेन को अपने हाथ छुपा कर रखा था पाकिस्तान ने। नहीं, सब डेनियल पर्ल का मामला हो, 9/11 का मामला हो, जो भी आतंकवादी हमले हुए पूरी दुनिया में कहीं भी, उसकी जड़ पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तो खुद ही स्वीकार किया कि हम 30 साल से आतंकवादियों को पाल पोस रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी हटाने के लिए उन्होंने कह दिया कि हम वेस्ट के कहने पर, अमेरिका के कहने पर ये कर रहे थे। ये भारत के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अमेरिका और वेस्ट के लोग थोड़े कह रहे हैं, ये तो तुम्हारी लड़ाई है, तुम जबरदस्ती पाकिस्तान कश्मीर का इशू बनाए हुए है और ये छद्म युद्ध छेड़े हुए है। पिछले 54 साल से उसने कोई लड़ाई हम लोगों से नहीं लड़ी है। उसको पता है कि सीधी लड़ाई लड़के हम नहीं जीत सकते हैं, तो वो आतंकवादियों के जरिए हमको 1000 घाव देने की कोशिश करता है, छोटे छोटे बड़े बड़े। पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में 600 जवान मारे गए हैं, हमारे भारत के 600 जवान पिछले 10 साल में। तो इसलिए ये समापन, इसका खात्मा करना जरूरी है। और ये इसका इंतजार नहीं करना चाहिए कि ये फिर पनपेगा तो हम खत्म करेंगे, फिर कोई कार्रवाई होगी। ये कंटिन्यू करना होगा इस अटैक को। पाकिस्तान अगर रिटेलिएट करता है तो उसको उसका जवाब देना होगा। और आतंकवादी शिविर जहां भी हैं, सारी दुनिया आज हमारे साथ है। कल ही की बात है कि जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान ले गया इस मामले को, इस पर चर्चा करी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य बैठे, 5 जो अस्थायी हैं, 10 अस्थायी, सब बैठे और उन्होंने उल्टे पाकिस्तान को खटकारे में खड़ा किया कि तुम बताओ कि लश्कर तैयबा के लोग इसमें शामिल थे या नहीं, तुम बताओ तुम्हारे यहाँ आतंकवादी शिविर चलते हैं कि नहीं। आज सारी दुनिया पाकिस्तान से पूछ रही है। ये भारत के लिए मौका है, ये कार्रवाई है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए और इसका स्थायी समाधान करना चाहिए, नहीं तो ये हमारे लिए हमेशा एक सिरदर्द बना रहेगा। तो ये आगे के लिए रोड मैप है। आगे के ये अभी तो जी जो कर दिया सो कर दिया। पाकिस्तान माफी मांग, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर भारत अभी हमला रोक दे तो हम पीछे हट जाएंगे। भाई तुम आगे बढ़े कहाँ हो कि तुम जहां से पीछे हटोगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुम हमसे लड़ लोगे, दूसरे की तुर्की का युद्धपोत ले आए हो और कहीं दूसरी जगह से जहाज मंगाए हुए और उससे तुम कह रहे हो कि हम लड़ेंगे। तो ये उसकी लड़ाई नहीं है, उसको लड़ना नहीं है, लेकिन भारत को लड़ना है आतंकवादियों के साथ, आतंकवादियों का के सारे शिविर का खात्मा करने के लिए। देखिए ये कोई नहीं, अभी मौलाना मसूद अजहर को पाकिस्तानी सेना ने छिपा रखा है, हाफिज सईद को छिपा रखा है, आज छिपा रखा है, हाँ, हासिम मूसा हो, ये सब लोग वहां रखे हुए हैं। और आज साजिद मीर का जिक्र किया हम लोग के विदेश सचिव ने कि भाई साजिद मीर का कैसे कांड हुआ था, जो 2008 के मुंबई कांड का आरोपी मतलब साजिश करता था, वो लगातार उन आतंकवादियों से बात कर रहा था और पाकिस्तान ने कहा कि वो मर गया। और फिर जब इंटरनेशनल प्रेशर बना तो उसको जिंदा करके फिर गिरफ्तार कर लिया। तो ये तो पाकिस्तान का कैरेक्टर है जिसका आज जिक्र किया विदेश सचिव ने। तो हम लोगों को ये अब कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है। देखिए जिस तरह से मालिक लापरवाह होता है घर में, हम आप लापरवाह हो जाए तो चूहे घर में घुस करके बिल बना लेते हैं और हमारे कुतर कुतर के खाने लगते हैं कपड़े और किताबें और पैसे अनाज, तो उनको लगता है कि बहुत बहादुर हो गए। ये पाकिस्तान की वही रणनीति पाकिस्तान ने बना रखी है, उसका जवाब उस अंदाज में देना होगा। एक तो ये इस बारे में हमको ये कहना था। अब आएंगे बाकी जो इस पर राजनीति होगी और बिहार का चुनाव, चूंकि हम तो बिहार के संदर्भ में बात कर रहे थे, तो ये ज्ञानेश्वर जी अब ये तय माने कि बिहार का चुनाव इससे बदलेगा। हम लोगों ने पहलगाम में जो हत्या हुई थी और प्रधानमंत्री जब गए थे 24 तारीख को, उसकी बात भी हम लोगों ने चर्चा की थी और हम लोग तभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि बिहार का चुनाव बदलेगा। अब ये घटना जो हुई है, जो सेना की कार्रवाई है और सेना ने जिस अंदाज में मारा है वहां घुस करके आतंकवादियों को, और जिस तरह से पूरा देश भारतीय सेना के शौर्य की तारीफ कर रहा है और राजनीतिक नेतृत्व की भी तारीफ हो रही है इस समय, तमाम चीजें बड़ी एकदम बाय द बुक जिसको बोलते हैं कि जो कोई रिटर्न किताब हो, किताब का नियम हो, उस हिसाब से सारा काम हुआ है। भारत ने वेट किया, इंतजार किया, तैयारी की अपनी। उस तैयारी के बाद भारत ने मौका दिया पाकिस्तान को कि तुम करो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई, अगर तुम नहीं करोगे तब हम करेंगे। उसको भी मौका दिया, अपनी तैयारी की, दुनिया में जनमत बनाया, देश में जनमत बनाया। उसके बाद जाकर के ऑपरेशन सिंदूर के नाम से सैन्य अभियान किया। उसके बाद 2 महिलाओं को बिठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक महिला को भी, मुस्लिम महिला को बिठाया। तो सारी चीजें बाय द बुक हुई है। तो भारत में पॉलिटिकल लीडरशिप की भी तारीफ हो रही है, पॉलिटिकल लीडरशिप की समझदारी की भी तारीफ हो रही है, जिस तरह से कंसीव किया गया पूरे ऑपरेशन को उसकी तारीफ हो रही है। तो ये सब चीजें तो चुनाव में भी आएंगी। प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा, प्रधानमंत्री आज किसी दूसरे कार्यक्रम में थे, वहां उन्होंने भाषण दिया सहज भाव से, जैसे कुछ भी नहीं हुआ।
तो बिल्कुल ये जो प्रधानमंत्री का तरीका है अपना मैसेज करने का, आज सारा देश उनकी बात कर रहा है, तो उनको क्या जरूरत है अपनी बात करने की या बिल्कुल सेना के सौर्य की बात करने की? उन्होंने तो सेना को दिया हुआ था अधिकार। तो ये बात बिहार के चुनाव में उठेगी। जी बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समूचा एनडीए इस बात का जिक्र करेगा, और फिर इसका क्या जवाब? आज हम लोगों ने देखा, तेजस्वी यादव भी वीडियो डाल रहे हैं, राहुल गांधी भी वीडियो डाल रहे हैं, हर आदमी तारीफ कर रहा है। कल तक जो लोग मजाक उड़ा रहे थे, अभी कल ही परसों देखा हमने, मल्लिकार्जुन खड़गे रांची में मजाक उड़ा रहे थे, कुछ नहीं होने की बात कह रहे थे सारे लोग। सत्यपाल मलिक कैसी बातें कर रहे थे? सत्यपाल मलिक अब हम ज्ञानेश्वर जी उनकी बात नहीं करते हैं, वो बहुत हम उनकी बात कहते हैं, हमको बैड टेस्ट आ जाता है मुंह में। उन्होंने वो अपने पर्सनल एजेंडा सेट कर रहे हैं, उनके पास कोई एक्चुअल जानकारी नहीं है, उनकी पर्सनल नाराजगी है। 4 साल तक उनको 4 बार तबादला किया, तब भी आप गवर्नर बने रहे। आपने क्यों नहीं इस्तीफा दे दिया जब आपको हटाया गया जम्मू से? तो आप बिहार आ गए, मेघालय चले गए, गोवा चले गए। जब आपने अपना कार्यकाल पूरा होने का इंतजार किया, जब पूरा हो गया तो उसके बाद आप जहर उगलने लगे जिसका कोई आधार नहीं है। उनका कोई, वो एकदम डिस्क्रेडिट हो चुके हैं, उनकी कोई साख नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है उनकी बातों का। वो बिना मतलब की बातें कर रहे हैं अपना रेलिवेंस बनाए रखने के लिए। उस तरह के बहुत से लोग थे जो लोग इस तरह की बातें कर रहे थे, उन सब लोगों को जवाब मिल गया है। तो अब ये बिल्कुल बिल्कुल जवाब मिल गया। हाँ, तो अब इस बात को, अब इसका जो राजनीतिक पहलू है कि विपक्ष के लोग भी अब बहुत इस पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। पहलगाम का कांड हुआ, भारत सरकार ने उस पर कार्रवाई की और बाय द बुक की, आतंकवादियों को मारा उन्होंने। और अगर अब पाकिस्तान रिटेलिएट करता है या कुछ भी पाकिस्तान करता है तो भारत उसका जवाब देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। सारा मैंडेट है, देश का मैंडेट है, तैयार बैठा हुआ है। तो अब इतने पर भी अगर रुक जाए तब भी एक बड़ा मैसेज हो गया, तब भी एक बड़ी धारणा बन गई देश में, खासतौर से बिहार में जहां चुनाव होने वाला है और जहां से नरेंद्र मोदी ने संकल्प जाहिर किया था अपना। और अगर इसके बाद पाकिस्तान कोई कार्रवाई करता है, कोई रिटेलिएट करता है, जिस तरह से अभी सीज फायर तोड़ करके वो फायरिंग कर रहा है, तो उसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना देगी और उसके बाद रोज की खबर बनती रहेगी। तो ये रोज की खबर बनेगी तो पहला चुनाव तो बिहार का ही है, पहला क्या इकलौता चुनाव अभी बिहार का है। तो वहां ये बातें उठेंगी, वहां इस बात की चर्चा होगी। प्रधानमंत्री भी आएंगे रैली करने, गृह मंत्री भी आएंगे, रक्षा मंत्री भी आएंगे, तमाम लोग आएंगे और हर व्यक्ति इस बात का जिक्र करेगा कि भाई मधुबनी की धरती से प्रधानमंत्री ने कहा था और देखिए क्या बदला लिया, कि आतंकवादी आधा कहां शुरू हो रहे हैं, पाकिस्तान की हालत क्या है, पाकिस्तान में कैसे लोग डरे हुए हैं और क्या किस तरह के वीडियो आए हैं। हम लोगों ने तमाम वीडियो देखे हैं कैसे टारगेटेड अटैक हुआ है। तो भारत के सामर्थ्य का, भारत की ताकत का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का बीजेपी ने एक मैसेज बना दिया। अब कोई ये सवाल नहीं पूछेगा कि पहलगाम का कांड कैसे हुआ, कैसे आतंकवादी घुस के अंदर आ गए 100 किलोमीटर तक, कैसे उन्होंने लोगों को मार दिया, कैसे भाग के चले गए, पकड़े क्यों नहीं गए। ये सारी चीजें अब गौण हो गई। अब भारत की सेना की ये कार्रवाई महत्वपूर्ण है। तो इसका आशय तो ये हुआ ना अजीत जी की, देखिए जब हम बिहार की बात करते हैं और जो भी पॉलिटिकल पंडित हैं या सर्वे की बात होती है, ट्रैकर की बात होती है, तो पहले से ही एनडीए एज लेती हुई दिखाई पड़ रही है। तो अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार में एनडीए की बढ़त और बढ़ेगी और बड़ी जीत की ओर एनडीए बढ़ सकती है, यह कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं ज्ञानेश्वर जी। 2-3 चीजें हैं उनकी वजह से कहेंगे। एक तो सबसे ताजा ये हुआ, और हम लोगों ने जब उस दिन चर्चा की थी प्रधानमंत्री के भाषण पर, मधुबनी वाले भाषण पर, तो हमारा मानना था, हमारा ये बिहार की राजनीति को हम समझ रहे हैं, उस दिन आपने भी कहा ये बात, इस बात को कि सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण बिहार में कम होता है। आप धर्म के आधार पर विभाजन करके चुनाव नहीं जीत सकते हैं, बीजेपी आजमा चुकी है 15, लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पर आप जीत सकते हैं। राष्ट्रवाद जो है, धर्म को आपने पीछे कर दिया, राष्ट्रवाद हावी हो गया। उन्होंने धर्म पूछ करके हमला किया था और उसका जवाब हम लोगों ने कर्नल सोफिया कुरैशी को बैठा करके दिया है। तुम धर्म पूछ करके, हिंदू धर्म पूछ करके तुम हत्या कर रहे थे, तुम उनसे कलमा पढ़वा रहे थे और नहीं पढ़ने पर मार रहे थे। आज हमने एक कलमा पढ़ने वाली महिला को, भारत की एक बेटी को बिठाया है जो तुमको जवाब दे रही है। तो उनकी सांप्रदायिकता का जवाब हम लोगों ने सर्व धर्म संभाव से और धर्मनिरपेक्षता से दिया है। तो धर्म तो पीछे हो गया, लेकिन राष्ट्रवाद तो बहुत हावी हो गया। राष्ट्रवाद का उठान तो ऐसा आया हुआ है कि आज आप अभी सोशल मीडिया देखिए और कई महीनों तक आप देखते रहेंगे, यही चीजें चलेंगी। तो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बिहार के लोग भी उसी तरह से आंदोलित होंगे जैसे देश का कोई भी हिंदुस्तानी है, कोई भी भारतीय नागरिक हो रहा है। और हम लोगों ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर 2019 का चुनाव देखा था, तब नीतीश कुमार लौट आए थे, एनडीए के साथ ही थे, लेकिन 39 में से 39 सीटें जीती थी एनडीए। आरजेडी जैसी बड़ी पार्टी का खाता नहीं खुला था लोकसभा में। तो उस तरह की स्थिति, एक तो राष्ट्रवाद की वजह से, राष्ट्रवाद का जितना उफान आएगा, जितना उसको भड़काया जाएगा, जितनी उसकी चर्चा होगी, उतना एक फायदा तो उससे होने जा रहा है। दूसरा, इसके थोड़े दिन पहले वक्फ का बिल आया था, हम सब लोगों को पता है। तो जो सांप्रदायिक मैसेज देना है,
वो भी चला गया है, वो भी डाउन द लाइन वो मैसेज भी चला गया है। नीचे लोगों को लग रहा है कि हाँ ठीक किया जा रहा है, जिसमें पसमानदा मुसलमान भी शामिल है, उनको भी एक मैसेज हो रहा है, भाई तुम्हारी संपत्ति थी, वक्फ की संपत्ति का तुमको कोई लाभ नहीं मिल रहा था, तुमको भी लाभ मिलेगा। और बाकी हिंदुओं के बीच में एक मैसेज जा ही रहा था कि वक्फ के जरिए जो संपत्ति हड़पी जा रही थी, सरकार ने उसको रोक दिया है। तो ये पॉजिटिव मैसेज एक वक्फ से गया जो डाउन द लाइन गया है और अंडर करंट क्रिएट करने वाला है धर्म के आधार पर, और ऊपर से राष्ट्रवाद के आधार पर ये पुलवामा और उसके बाद जो ये टारगेटेड अटैक हुआ भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर ये करेगा। ऑपरेशन सिंदूर जो है इतना बड़ा, इतना हम पहले जो कहे ना कि इतना मैसेज, इतना प्रतीकात्मक उसका मैसेज इतना बड़ा होगा ज्ञानेश्वर जी, अब देश की हर महिला ये यकीन करेगी कि उसके सिंदूर की रक्षा नरेंद्र मोदी करेंगे। ये ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा मैसेज है और नाम इसलिए चुना गया, और ये रिपोर्ट है, ये बता रहे हैं लोग जानकार सोर्सेज के हवाले से खबर आई है कि ये नाम स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुझाया कि ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा। प्रधानमंत्री ने सुझाया। तो ये ऑपरेशन सिंदूर तो हर महिला को, क्या उस भारतीय महिला जो है उसको तो सबसे ज्यादा अपने सुहाग की चिंता रहती है, बिल्कुल अपनी सेहत से ज्यादा अपने बच्चों की, अपने सुहाग की, तो उसको उसकी रक्षा कौन करेगा? तो उसकी रक्षा मोदी करेंगे, और अगर किसी ने उस पर हाथ डाला तो उसका बदला लिया जाएगा जैसा भी लिया गया। तो ये मैसेज बनेगा। महिलाओं में एक ऐसे भी अपील है, नरेंद्र मोदी की भी और नीतीश कुमार की, दोनों की अपील है बहुत महिलाओं में, और अब इससे और वो गहरा होगा और मजबूत होगी बॉन्डिंग महिलाओं के बीच में उनकी। तो एक महिलाओं के साथ इमोशनल कनेक्ट हुआ, एक राष्ट्रवाद का एक मामला बना, देशभक्ति का मामला बना, वक्त से एक डाउन द लाइन अंडर करेंट क्रिएट हुआ है आपका सांप्रदायिक धर्म के आधार का, और जाति गणना इसके बीच में बिहार को टारगेट करने के लिए जाति गणना का काम भी किया है। तो ये जाति गणना भी बीजेपी को बहुत फायदा करने जा रही है, क्योंकि उसका जो मैसेज बन रहा है कि जाति गणना के बाद उसमें जो सोशियो इकोनॉमिक आंकड़े आएंगे उसके आधार पर उन वंचितों को ज्यादा आरक्षण का लाभ मिलेगा जिनको आज तक लाभ नहीं मिला है। तो ये तो मान लीजिए कि अगर ये बात कह दिया जाए कि भाई यादव लोग आरक्षण से बाहर होंगे या यादवों का आरक्षण कम होगा, तो बीजेपी को वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि यादव तो उनको वोट देने वाले नहीं है। तो बिहार उत्तर प्रदेश दोनों जगह ये मैसेज होगा कि यादव का आरक्षण कम होगा। ये मैसेज सोशल मीडिया में चलने भी लगा है, यादव का आरक्षण कम होगा, जैसे एसटी में मीना का आरक्षण कम होगा, दूसरे लोगों को मिलेगा। तो ये चीजें चलने लगी हैं। एससी में आरक्षण जो मजबूत वर्ग है उनका कम होगा। तो ये जाति गणना का भी मैसेज बीजेपी अपने पक्ष में बनवाएगी। बिहार में मांग शुरू हो गई है अजीत जी की यादवों को आप जनरल क्लास में शामिल कर दीजिए, यह मांग शुरू हो गई है। हाँ, यह भी मांग हो रही है कि सोशल मीडिया पे चल रही है, और इसके आंकड़े भी पेश किए जा रहे हैं। हमने एक वीडियो भी बनाया कि 1931 और 2023 का जो सेंसस है बिहार का, उसमें यह इस बात की गवाही है कि मुसलमानों से अधिक प्रजनन दर जो है वह यादवों में और दलितों में। मुसलमान तो बदनाम, मुसलमान तो 3% ही बढ़े, और उनसे बहुत अधिक यादव बढ़ गए और उनसे बहुत अधिक दलित बढ़ गए। हाँ, तो ये तो मैटर ऑफ फैक्ट है। जब ये तो आंकड़े आएंगे सामने, और उस दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे कि तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा में सीट आरक्षित कर दीजिए। तो विधानसभा में अगर सीट आरक्षित होगी तो तेजस्वी जी को पता नहीं आइडिया है कि नहीं कि 14% उनकी आबादी है, और बिहार विधानसभा में करीब 21% यादव विधायक हो जाते हैं ही अभी, इस बार भी अभी भी है। तो सभी पार्टियों को मिला करके, तो जब सीट आरक्षित हो जाएगी तब तो आपकी संख्या कम हो जाएगी जितनी अभी है। तो ये भी लोग आंकड़े निकाल रहे हैं कि आरक्षण से कितनी नौकरियां यादव समाज के लोगों को मिली है। तो ये जब सारे आंकड़े आएंगे, और जस्टिस रोहिणी कमेटी की कमीशन की रिपोर्ट रखी हुई है भारत सरकार के पास, तो ये भी एक मैसेज होगा कि आप यादव छोड़ दीजिए, गैर यादव जो दूसरी जातियां हैं उनका आरक्षण बढ़ाएगी सरकार। तो अपने आप ऑलरेडी वो एक ऐसे भी कमिटेड वोटर हैं बीजेपी के, जेडीयू के, वो और ज्यादा कमिटमेंट के साथ वोट करेंगे उनको। तो ये 4 इशू जैसे हैं ज्ञानेश्वर जी, जिनसे हमको लग रहा है कि चुनाव अब धीरे धीरे, पहले एक बड़ा सामाजिक समीकरण बना था एनडीए का, जो इंडिया महागठबंधन जो है, इंडिया ब्लॉक जो है, उससे बड़ा सामाजिक समीकरण है उनका। उनके पास अति पिछड़े हैं, उनके पास महादलित हैं, उनके पास फॉरवर्ड है, उनके पास गैर यादव पिछड़े हैं, महिलाओं का एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप हुई है जो उनके साथ है। तो एक बड़ा सामाजिक समीकरण एनडीए के साथ है। उसके ऊपर से जाति जनगणना, वक्फ का कानून, सेना का ये ऑपरेशन सिंदूर, और महिलाओं का एक भावनात्मक लगाव जो प्रधानमंत्री मोदी के प्रति दिखेगा। ये 4 चीजें ऐसी हैं जो आने वाले समय में बिहार के इलेक्शन को डिफाइन करेंगी और बिहार के इलेक्शन का डायरेक्शन चेंज करेंगी। ये इन 4 चीजों पर चर्चा होगी। आगे जब चुनाव आएगा तो आप देखिएगा जाति गणना के कितने तरह के पहलुओं से चर्चा होती है। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा होगी, आज जो हम लोगों ने कहा, ये बहुत चर्चा इसी की होगी। और बीजेपी तो जानती है ना कि कैसे घर घर तक पहुंचा देना है ऑपरेशन सिंदूर। आपने जैसा कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही यह नाम रखा,
और सिंदूर की हिफाजत करने वाले मोदी स्वयं को सिद्ध कर लिए, तो फिर यह तो जो ब्रांडिंग होगी ना, इसकी कल्पना तो की ही नहीं जा सकती। जो मोदी ने कहा कि आतंकियों को दूर दूसरित कर देंगे, तो उसी प्रकार से बिहार की तैयारी तो हो गई तैयारी। आज देखिए, आज हाँ। सिर्फ 2 मिनट का वीडियो प्ले किया है सेना ने, जी सिर्फ 2 मिनट का, लेकिन वो तो 7 मिनट का वीडियो है। अब जी उस जो 7 मिनट लगातार बम्बार्डिंग हुई है, मिसाइल छोड़े गए हैं और वो मदरसे और तबाह हुए हैं, जो उनके आतंकवादियों के प्रशिक्षण शिविर तबाह हुए हैं, सैयद जो मौलाना मसूद अजहर का और हाफिज सईद का, इन सब के वीडियो जाएंगे, 10-10, 20-20 बिल्कुल। सेकंड के वीडियो बनेंगे, उस पर स्टोर बनेंगे, उस पर तमाम चीजें होंगी, जिससे देशभक्ति का एक उफान आएगा, बिहार के लोगों में भी आएगा। और बिहार के लोग तो देश भर में है, वो सब जगह देखेंगे, हर जगह से देख रहे हैं वो लोग, और वो गर्व कर रहे हैं भारत की सेना पर। तो उसका लाभ हमको पता है कि बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी। और वो आपने जैसे कहा ना कि कई बार ऐसा होता है कि 71 का युद्ध जीतने के बाद जो पहला चुनाव हुआ उसमें इंदिरा गांधी हार गई थी। जी 1999 के बाद 2004 में। हाँ, और 1999 में कारगिल का युद्ध जीतने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी हार गए थे। और जी 1971 तो इतनी बड़ी जीत थी, बिल्कुल बांग्लादेश बिल्कुल बनवाया था भारत ने, दुर्गा से बिल्कुल तुलना की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने, और उसके बाद इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी और पहला चुनाव 77 में हुआ, जिसमें इंदिरा गांधी खुद भी हारी और पहली बार कांग्रेस हारी। तो जी युद्ध जो है वो जीत की गारंटी नहीं है, लेकिन उस युद्ध से, उस सैन्य कार्रवाई से जो नैरेटिव बनता है, उसको जो आप जिस तरह, जिस अंदाज में लोगों तक पहुंचाते हैं, उसकी जिस तरह से ब्रांडिंग होती है, वो चुनाव जिताने वाला होता है। बिल्कुल पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगे गए थे। इस बार भी जो 26 लोग पहलगाम में मारे गए, उनकी उनकी पत्नियों के सिंदूर पोंछने वालों का बदला लिया गया। ये युद्ध नहीं है, ये आतंकवादियों के बिल्कुल खिलाफ एक सैन्य अभियान है। भारत इसी रूप में इसको प्रस्तुत कर रहा है और इसी जी रूप में ये चुनाव में इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब इंडिया ब्लॉक के लिए और चुनाव मुश्किल होता जा रहा है। पहले तो सिर्फ सामाजिक समीकरण को टक्कर देनी थी, उसी की काट खोजनी थी। अब तो जो नैरेटिव बन रहा है देशभक्ति का और धर्म का और महिलाओं के रुझान का, उसका जवाब देना बहुत बड़ा काम हो जाएगा इंडिया ब्लॉक के लिए। चलिए, तो देखिए, भारतीय सेना को फिर से सैल्यूट, पाकिस्तान को जवाब देते रहो और आतंकियों के एक एक ठिकाने को ध्वस्त करो। देश आपके साथ है और इस मामले में मोदी के साथ भी पूरी एकजुटता है, सेना को खुली छूट है। तो आगे भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।